जय हिंद दोस्तों। चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। क्या तो हमने कहा था दर्पण लेंस माने सूत्र के बारे में और आवर्धन के बारे में बात करें। चलिए आज हम देखते हैं। तो हमने कहा दर्पण सूत्र क्या होता है, याद कर लिया है। 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u के। ठीक है। हाँ, तो हमने कहा इसमें भी फिर दो कंडीशनें बनेंगी कि नहीं, एक उत्तल पर एक अवतल पर। हालांकि दोनों में तुमको वही चीज लगाना है, यही सूत्र अवतल, दोनों में एक ही सूत्र लगाना है। लेकिन थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लेते हैं ना, उत्तल पे कैसा होगा अवतल पे कैसा होगा। तो हमने कहा अगर उत्तल दर्पण है और ये कोई प्रतिबिंब बना रहा है तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी माने v, ये कैसी होती है प्लस, कैसी होगी प्लस। लेकिन हमने कहा अगर उत्तल ही दर्पण में कोई वस्तु रखी तो उसकी दूरी क्या होगी माइनस में, और उत्तल दर्पण का f कैसा होता है प्लस का, कैसा होता है प्लस का। समझ रहे हो। अगर हम इन चीजों को यहाँ पे लगाएं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/- का u हो जाएगा। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये कर सकते हो क्या, ये कर सकते हो क्या? हाँ, ये हो सकता है। ये हो गया उत्तल दर्पण के। अगर तुमको ये याद रखना है तो, नहीं तो तुमको यहीं से क्या याद रखना है कि u हमेशा माइनस होता है और इसको देख लेना प्लस है कि माइनस। ये तो उत्तर की कंडीशन हुई। उत्तर में केवल एक कंडीशन बनता है, देखो उत्तर हमेशा क्या बनाता है आभासी प्रतीक। ये भी याद कर लेना, उत्तर हमेशा क्या बनाएगा आभासी प्रतीक, वास्तविक कभी नहीं बनाता। ठीक है। अब उत्तर में क्या होता, दो और शाखाएं हो जाती, आभासी के लिए और वास्तविक के लिए। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए u कैसा होता है, तो हमने तो कह ही दिया u हमेशा माइनस। और आभासी के लिए v कैसा होता है, आभासी के लिए v भी प्लस का। और अवतल दर्पण का f कैसा, f आभासी और वास्तविक के हिसाब से नहीं बदलेगा। f जो होगा वो आभासी और वास्तविक के हिसाब से नहीं बदलेगा, f दर्पण के हिसाब से बदलेगा कि उत्तल होगा कि अवतल होगा। ठीक है ना। तो अगर यहीं से एक बात और निकाल दें कि ये उत्तल था ये अवतल था, तो समतल भी होता है, तो क्या समतल की भी होगी क्या फोकस दूरी f? हाँ, समतल की भी फोकस दूरी होगी। समतल के लिए फोकस दूरी अनंत होती है और अनंत का सिंबल ये होता है, इसका मतलब है अनंत। क्योंकि समतल दर्पण जो होता है ये अनंत तक की चीजों को फोकस कर लेता है। तो आओ यहाँ पे देखते हैं आभासी के लिए। और अवतल दर्पण है तो इसका f कैसा हो जाएगा, f कहा अवतल है तो इस तरफ होता है, f भी माइनस का हो जाएगा। वास्तविक के लिए u प्लस का, u माइनस का, u तो हमेशा माइनस। वास्तविक के लिए v कैसा होगा माइनस का, कैसा माइनस का। और f कैसा होगा, f तो दर्पण के लिए होगा माइनस। ठीक है। अगर हम इसका सूत्र बनाएं तो वो क्या बनेगा, तो 1/f प्लस का है माइनस का है, हाँ f माइनस का है, और 1/v प्लस का, और ये u v क्या है माइनस का, u क्या है माइनस का 1/u। ये बन गया। कब के लिए होगा, आभासी के लिए, किसमें अवतल दर्पण में। हालांकि तुमको याद नहीं रखना, हम ये दिखा रहे इनसे बन सकता है ऐसा। ठीक है। 1/f, f यहाँ माइनस का है माइनस लगा बराबर 1/v माइनस का माइनस 1/u। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, तो 1/- का f इज इक्वल टू माइनस 1/v प्लस 1/u। कॉमन ले लिया तो v हट जाए, ये माइनस से माइनस खत्म, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो तुम क्या समझ रहे हो दया कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए
जो सूत्र है दर्पण का वो यही आ रहा है, बस आभासी में बदल जा रहा है, उत्तल और अवतल में आभासी में बदल रहा है। बाकी अवतल में वास्तविक के लिए सेम सूत्र बैठाना है, चाहो तो ये बैठाओ, नहीं तो इसी में से काम चला दो। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये हो गया निचोड़ किसका, इस दर्पण। ठीक है, अब इसी पर एक सवाल देख लेते कैसे किया जाएगा, कैसे किया जाए। एक सवाल देख लेते, समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे हमने कहा कोई उत्तल दर्पण है, कोई उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी जो है 5 सेंटीमीटर और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब माने v का मान है 3 सेंटीमीटर। तो बताओ वस्तु कहाँ रखी होगी? ठीक है, तो हमने कहा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बताओ अवतल की जो होती, उत्तल की जो होती है f वो भी प्लस का और v जो होता है वो भी प्लस का, केवल कौन माइनस का हो? ये। तो 1/f, f का मान कितना है 5 सेंटीमीटर प्लस v का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, यहाँ रॉन्ग हो गया, बराबर 1/v, v का मान है 3 और प्लस 1/u। ठीक, अब ये इधर आ जाएगा तो 1/f 1/5। देखो ध्यान से, ये पूरा इधर उठ के आएगा तो पूरा प्लस का इधर आएगा तो पूरा माइनस का, इक्वल टू 1/u। u है ना, u 4 मत समझ लेना। अब इसका लासा ले लोगे तो 15 बटे में क्या आ जाएगा माइनस का 2, 15 बटे में माइनस का 2 1/u। अब हमको 1/u का मान नहीं चाहिए, हमको u का मान चाहिए, प्रतिबिंब का मान। तो इसी को और आगे बढ़ा के क्या कर लोगे, पलट लोगे, u को ऊपर ला लोगे तो u बराबर, तो ये भी पलट जाएगा, जब LHS बदल रहा है तो RHS भी बदले। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15 बटे में 2 और ये माइनस। अब तुम क्या देख रहे हो, u का मान यहाँ क्या आया माइनस का, कैसा आया माइनस। इससे पता चल रहा है कि u का मान सदैव कैसा होगा माइनस। ठीक है, कैसा होगा माइनस का। क्लियर है बात इतनी? अगर मान लो हम माइनस ना आता तो क्या करते हो, तो तुम खुद माइनस लगा दे। क्या करते हो, खुद माइनस, u का मान सदैव माइनस, तो नहीं आएगा तब भी हम माइनस लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है क्या यहाँ तक? इस सवाल से समझ में आ गया होगा कि इसको करना कैसे। तुम चाहो तो डायरेक्ट ये वाला भी सवाल लगा सकते हो, क्यों, उत्तल दर्पण है, उत्तल हमेशा आभासी बनाता है, यही सूत्र को यहाँ लगा दो। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v, माइनस है माइनस लगा 1/u, और f का मान कितना दे रखा है 5, v का मान है 3, ये इधर आ जाएगा 1/f माने 5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू माइनस का 1/u। इसका मान कितना आया था माइनस का 2 बटे में 15 बराबर में 1/f u माइनस का। अब अगर यहाँ u से मान, u का मान निकालोगे पलट जाएगी संख्या, u बराबर 15 बटे माइनस का 2 और ये माइनस कट जाएंगे। अब u तो कभी प्लस का होता नहीं, तुम लगा दोगे अपने आप माइनस का 15 बटे। समझ रहे हो? क्लियर है बात? तो इसलिए ये सूत्र हम कह रहे हैं मत लगाना, यही वाला लगाना, केवल ये पढ़ लो कैसे बना है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा मान किसमें आ जाएगा धनात्मक आ जाएगा, इसलिए तुम यहाँ लगाना अगर भूल गए तो गड़बड़ हो गया। समझ गए हो? ये बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। अच्छा, अगर देखो ले लिया ना, अगर यहीं पे इसका मान न दिया होता, इसका दिया होता तो ये इधर चला आता, ये इधर चला आता। ठीक है, हाँ, अगर f का मान पूछ रहा है तो इन दोनों को योग कर देंगे और f को पलट देंगे तो ये संख्या भी पलट जाएगी। समझ रहे हो? लेकिन ये मत गलती कर देना कि तुम तो कह रहे हो जब इसको पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो यही गलती करके f बराबर v प्लस u मत निकाल देना। ठीक, क्यों? क्योंकि ये तो 1/u v और 1/u का योग को पलटेंगे ना,
जब इन दोनों ये दोनों जुड़ जाएंगी माने 1/v बट प्लस 1/u, जब दोनों जुड़ जाएंगे तब इनको हम पलटेंगे, समझ रहे हो, तब ये पलट जाएगा। लेकिन अभी तो ये दो संख्या है, आगे ये जुड़ेंगी, क्या होंगी, जुड़ेंगी, तो ये ऐसा नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। हाँ, जब तक ये एक संख्या नहीं बन जाएगी तब तक नहीं बनेगी, तब तक नहीं पलट जाएगा। तो अगर हम इसको एक संख्या बना दे, मैंने लासा लेने, क्या ले लें, 1/f इज इक्वल टू, लासा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, u और v, गुणनफल होता है u और v, तो ये यहाँ चला जाएगी, यहाँ चला जाएगा, u प्लस v बन जाएगा। अब ये एक संख्या बन गई, पलट दो तो f का मान क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा v इंटू यू और बटे में u प्लस v, ये f का मान है। ठीक है, प्रूफ चाहिए तो इतने लाना चाहिए, रख दो ये मान को, ये मान को रख दो। f का मान कितना था, 5 था, f का मान कितना था, 5, v का मान कितना था, 3 इंटू v u, और यहाँ u का मान नहीं पता, v का मान क्या है, 3। अब क्या करोगे, ये इधर आ जाएगा, गुणा कर लेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 5u प्लस का 5 कहीं 15 बराबर में 3u, 15 को उधर भेजो, u को इधर भेजो, 5u माइनस 3u इक्वल टू 15, और ये घट जाएगा तो आएगा 2u इक्वल टू 15, 15 उधर जाएगा तो माइनस का, और u के बराबर आ जाएगा माइनस का 15 बटे में। ये समझ में आया क्या। हाँ, तो अगर तुम शॉर्ट फॉर्म में करना चाह रहे हो तो ये सूत्र भी तुम्हारे लिए सही है। क्लियर है बात, तो चाहे तुम ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों सही है। ठीक है, ये चीजें कोई बताता नहीं है, ठीक है, तो तुम किसी भी प्रकार कर सकते हो, लेकिन मुख्यतः तुम इसी को याद कर लेना। अगर ये सारा तुमको बोरिंग लग रहा है, ये सारा तुमको बोरिंग लग रहा है, तो ये याद कर लेना, बस इसी में से पूरा तुम्हारा निचोड़ हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए, मिटा दो। हाँ, इसके कुछ सवालों को हम कल कर लेंगे। ठीक है, आगे हम आज आवर्धन को भी पढ़ लेते हैं। तो आवर्धन को हम कहते हैं मैग्निफिकेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। पूरा नाम उसका होता है रेखीय आवर्धन। कैसा आवर्धन, रेखीय आवर्धन। आवर्धन का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से कितना बड़ा है या वस्तु से कितना छोटा है। आवर्धन का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना। समझो आगे आवर्धन। मान लो हम यहाँ हाथ कर रहे हैं तो इसकी रोशनी यहाँ पड़ रही, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा, ये दिख रहा, हाँ, इसकी रोशनी यहाँ पड़ रही है, समझ रहे हो ना। हाँ, अब देखो ये मार्कर अगर हम यहाँ निशान बना लें तो ये लगभग कितना, मान लो 1 मीटर इतना है, लेकिन अगर ये मार्कर को रियल में यहाँ रखेंगे तो देखो कितना छोटा है क्या। तो देखो मान लो ये वस्तु जो हम जब यहाँ ऐसे करते हैं तो ये वस्तु इतनी बड़ी बन रही, ठीक ना, यहाँ से, लेकिन जब यहाँ मार्कर यहाँ ले जाते तो ये इतना छोटा हो जाता है। तो वस्तु से यहाँ का जो प्रतिबिंब है इतना बड़ा, मार्कर का इतना बड़ा बन रहा है, तो ये क्या है, आवर्धित प्रतिबिंब है। इसमें आवर्धन है, छोटा या बड़ा है, समझ रहे हो ना, इसी को कहते हैं आवर्धन। तो आओ समझते हैं आवर्धन। आवर्धन इंग्लिश में कहेंगे मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन कहने के कारण इसलिए इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किसको, इसी को। समझ में आ रहा है, किसे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m। क्लियर इतनी बात। आगे इसके सूत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने कहा सूत्र इसका होता है m बराबर, या सीधा सीधा हिंदी में आगे लिखते हैं, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, ये होता है। समझ गए हो। हाँ, अब तुम क्या देख रहे हो, ये तो कुछ अनुपात सा लग रहा है। अगर कोई चीज
बटे में लिखी है तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। समझ रहे हो? हाँ। तो हम अगर यहीं से परिभाषा निकालना चाहें कि आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। तो हम लिखेंगे क्या? प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कर लो, रेखीय आवर्धन कहलाता है। किताबों में तुमको रेखीय आवर्धन मिलेगा, तो यहाँ भी लिखना चाहो तो लिख लो रेखीय आवर्धन। नहीं कहोगे ये इसमें तो रेखीय है और तुम पढ़ा रहे आवर्धन केवल। ठीक है ना? तो रेखीय आवर्धन का ये सूत्र हो, रेखीय आवर्धन। ठीक है ना? तो ये परिभाषा समझ में आई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे? रेखीय आवर्धन। अब ये मत कह देना कि वस्तु की लंबाई और यहाँ रख दो प्रतिबिंब की लंबाई। अगर यहाँ कहोगे वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात तो गलत हो जाएगा। उसका मतलब क्या हो जाएगा कि वस्तु ऊपर हो गई और नीचे प्रतिबिंब हो गया, और ऐसा तो पढ़े नहीं हो। तो ये मत लिख देना परिभाषा में उल्टा। ठीक है ना? हाँ। तो हमने कहा रेखीय आवर्धन को किससे लिखते हैं? एम से। प्रतिबिंब की लंबाई को क्या लिखते हैं? तो हमने क्या बताया था, अगर प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब नीचे बनता है, ऊपर भी बन सकता है। तो हमने कहा था अगर वस्तु है, क्या है? वस्तु है, तो वस्तु को ओ से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओ से। वस्तु का मतलब इसकी ऊंचाई का। ठीक है ना? और प्रतिबिंब है जिसको आई से लिखते हैं। हालांकि ऊंचाई है इसलिए इसको क्या लिखते हैं? एच भी लिख देते हैं किसी को, वस्तु की ऊंचाई को। और प्रतिबिंब की ऊंचाई इसलिए इसको एच डैश भी लिख सकते हैं। चाहे ओ लिखो, चाहे आई लिखो, चाहे एच लिखो, चाहे एच डैश। हमने कल बता रखे पिछले क्लास में, पढ़ लेना ना अगर पढ़े हो तो अगर प्रतिबिंब की लंबाई देखें तो भैया हम कह देंगे आई, और वस्तु की लंबाई देखें तो ओ कह देंगे। तो ये हो जाएगा इसका मुख्य सूत्र। क्या हो जाएगा? मुख्य सूत्र। और हमने कहा वस्तु अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो उसको हम एच डैश से प्रदर्शित करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई तो उसको एच से। तो ये भी इसका सूत्र हो जाएगा। अब जब देख रहे हो यही चीज एम के बराबर, यही चीज एम के बराबर है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एम बराबर होगा आई बटे में ओ, और इसी के बराबर हो जाएगा एच डैश बटे में एच। ये हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ। और क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है और जो वस्तु की लंबाई है, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इसको v और u से दिखाने लगते हैं। प्रतिबिंब को v से और वस्तु को u से। हालांकि ये दूरी होती है, लंबाई और दूरी में अंतर समझ रहे हो ना? अगर ये तो ऊंचाई और लंबाई का मतलब जानते हो ना? ऊंचाई ये होती है वस्तु की और लंबाई या ये होती, माने ये तो हो गई लंबाई वस्तु की, ये क्या होगी? लंबाई। और दूरी की बात की जाए तो दर्पण से कितना दूर है, ये दूरी कहलाती है। और ऊंचाई या लंबाई ये होगी, ऊंचाई या लंबाई ये होगी। तो हम इसको v और u से दिखाने लगते हैं। यहीं पे एक सूत्र पूरा पूरा क्या बन जाएगा कि प्रतिबिंब v और u, ये समझ रहे हो ना? हाँ। तो ये रेखीय आवर्धन का सूत्र हो जाएगा। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। समझ रहे हो ना? हाँ। तो रेखीय आवर्धन पर एक सवाल हम कर लेते हैं बस। हमने कहा किसी दर्पण से कोई प्रतिबिंब बना और प्रतिबिंब की जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और जो वस्तु है वो 3 सेंटीमीटर। कितने? 3 सेंटीमीटर। तो आवर्धन का मान बता दो बस बउआ, क्या करना है? 10/3, क्योंकि आई का मान है ओ माने 10 और v का मान, u का मान है या o का मान है 3।
m बराबर क्या आ जाएगा 3×9.333 आवर्धन हो जाएगा। और एक बात याद रखना, आवर्धन एक, ये आगे समझा देते तब लिखाते हैं। तो यहाँ था सेंटीमीटर, यहाँ पर भी था सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब जब ये कटा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया, तो यहाँ क्या सेंटीमीटर लिखेंगे क्या हम? नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो कट गया है। इसलिए हम कहेंगे जिसमें मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, जैसे 10 किलो कहेंगे 10 kg, ये मात्रक होता है, इसमें कोई मात्रक ही नहीं है, तो ये मात्रक विहीन राशि है। आवर्धन क्या है? आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद ठीक ना, पूछा जाता है। और आवर्धन के बारे में भी कुछ चीजें बच गई हैं उनको, कि आवर्धन का मान कब 1 होगा, कब 1 से बड़ा होगा, या 1 ही क्यों होगा, ये सारी बातें कल की क्लास में, और इनके क्वेश्चनों को कल हम कर लेंगे। कल की क्लास मिस मत करना, नहीं तो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के सूत्र याद होने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन किए कैसे जाएंगे तरीके भी आने चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना।